नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यह कहानी है सुनीता और राजेश की। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। सुनीता पढ़ने में बहुत होशियार थी, देखने में भी अच्छी खासी थी, सुंदर थी। उसके माता पिता भी बड़े पढ़े लिखे थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका एक भाई भी था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। माता पिता दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत ही होनहार थे। सुनीता भी अपनी क्लास की टॉपर थी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो राजेश देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन वह मानो कि क्लास का बैक बेंचर था। पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। फालतू की सारी आवारागर्दी करने में नंबर 1 का था। उसे पढ़ाई से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। कॉलेज बस अपनी शान में आता था। लड़कियां उसके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराती रहती फिरती थीं, मानो जाने वह कहीं का शहजादा है। कोई उसके नोट्स बनाती थी, उसके लिए टिफिन लाती थी, कोई पानी लाती थी, बस यूं ही उसकी सेवा करने में लगी रहती थी, जैसे वह स्कूल पढ़ने नहीं उसकी नौकरी करने आई है। खैर, क्या ही जाने। उधर राजेश किसी काम का नहीं था, लेकिन वॉलीबॉल में बहुत माहिर था। वह कॉलेज में टिका हुआ था तो बस एक वॉलीबॉल की ही वजह से, क्योंकि वह अपने कॉलेज का नाम कभी भी खराब नहीं होने देता था। और इसी वजह से प्रिंसिपल भी उससे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर यह चला गया या फिर किसी वजह से निकाल दिया गया तो दूसरे कॉलेज के बच्चों से वॉलीबॉल में उनका कॉलेज पीछे हो जाएगा और उनके कॉलेज की बदनामी होगी। अब इधर देखा जाए तो सुनीता और उसका परिवार मानो अपनी कॉलोनी में बिल्कुल छिपा हुआ था। इतने सामान्य बच्चे और उनके माता पिता बड़ों का आदर करने वाले और छोटों से प्यार करने वाले और पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। देखा जाए तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार में पैसा, प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ भरपूर मात्रा में था। और वैसे ही सुनीता और उसके भाई का भी उनके कॉलेज में नाम था कि दोनों क्लास के टॉपर हैं, देखने में भी सुंदर हैं। और कॉलेज में बच्चे बात किया करते थे कि बड़े होकर किसे क्या करना है। तो सुनीता का सपना था कि वह बड़ी होकर जज बने, लेकिन उसके भाई ने कुछ ऐसा ही डिसाइड नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई किए जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी कुछ सोचना शुरू कर दिया कि उसे आखिर अपनी लाइफ में करना क्या है, किस चीज़ में अपना करियर बनाना है। इधर पैसे में भी मोटी पार्टी थी। सुनीता का परिवार इस बारे में राजेश को पता चल गया कि सुनीता पढ़ने में होनहार है, देखने में भी सुंदर है, ऊपर से माता पिता भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। वैसे डेली में भी इसका परिवार अच्छा खासा है। मुझे तो आगे चलकर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार इसे पटा लूँ, फिर तो मेरे सारे झंझट ही खत्म हैं। घर का सारा काम संभाल लेगी, ऊपर से नौकरी भी करेगी, शादी हो जाएगी। इससे तो इसके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद सब मेरे नाम बैठे बैठे राजाओं की ज़िंदगी जीऊँगा मैं। यह सब सोच सोच के वह फूला नहीं समा रहा था। अब उसने गीता के आगे पीछे पड़ जाना शुरू कर दिया। पहले तो सुनीता उससे ज़्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि सुनीता एक पढ़ने में होनहार लड़की थी। कहा जाए तो वह किताबी कीड़ा थी। वही राजेश एक बैक बेंचर था, जिसे क्लास में तो टिकना मंजूर ही नहीं, आलतू फालतू में आवारागर्दी करता था। कॉलेज में तो इसलिए सुनीता उससे ज़्यादा अच्छे से जानती भी नहीं थी। सुनीता के साथ उसका एक फ्रेंड भी पढ़ता था, वह भी पढ़ने में काफ़ी होनहार था। हमेशा सुनीता के बाद वही अपने कॉलेज में सेकंड नंबर पर आया करता था और दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी। जब राजेश उसके आगे पीछे मंडराने लगा तो इस बात से सुनीता के फ्रेंड को भी अजीब लगा और सुनीता को भी। पहले तो वे उसे अच्छे से जानते ही नहीं थे। वह सोचने लगे पता नहीं किस क्लास का लड़का है जो परेशान करने चला आता है। जब उन्हें पता चला कि राजेश उन्हीं की क्लास का है तो वह चौंक गए और बोले, आज से पहले तो इस क्लास में कभी नहीं देखा।
पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं जिनका तो मन कॉलेज आने का करता ही नहीं है। कभी कभी कॉलेज आते हैं मुंह दिखाने के लिए। खैर छोड़ो, हमें क्या मतलब, चलो हम लोग चलकर अपनी पढ़ाई करते हैं। उसकी है बात राजेश को बहुत बुरी लगी। बोला, पढ़ने में होनहार है तो क्या हुआ, उससे दुगनी घमंडी है यह लड़की। पहले तो राजेश ने सोचा कि मैं इस लड़की से बात नहीं करूंगा, एक नंबर की अकड़ू है। इससे तो अच्छा है किसी और लड़की को ही पटा लूं जो अमीर भी हो और दिखने में भी सुंदर। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वह सुनीता के पीछे पड़ गया। सुनीता के आगे पीछे डोलना, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। जिस दिन सुनीता का फ्रेंड कॉलेज नहीं आया उस दिन तो उसने हद ही कर दी। सुनीता के पीछे पीछे ऐसे फिर रहा था मानो उसकी परछाई हो। अब तो कॉलेज में भी बच्चे बातें बनाने लगे। इस बात से परेशान होकर सुनीता ने उससे कहा कि देखो, तुम्हारा तो मैं जानती नहीं, लेकिन मेरा इस कॉलेज में बहुत नाम है और मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से वह नाम खराब हो। और ऊपर से मेरी एक फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड है। पूरी कॉलोनी में हम लोगों की बहुत रेस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से वह खराब हो, इसलिए कहती हूँ मुझसे दूर रहो। अगर मैंने अपने पापा को बता दिया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। ऊपर से कॉलेज से नाम कटेगा सो अलग। अच्छे से पढ़ लोगे तो अपनी रोमियोगिरी भी छोड़ दोगे, समझे तुम। उसने उसे बहुत सारी बातें सुना दी और जाकर क्लास में पढ़ने लगी। उसकी बात सुनकर तो मानो राजेश के सर पर भूत सवार हो गया कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगा और देखता हूँ कि ये कैसे नहीं मानती है। राजेश उसके पीछे पीछे फिर घूमने लगा और उसने फिर ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिससे कि सुनीता को हंसी आने लगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों में आने लगी और अब दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और ग्रेजुएट होने के बाद दोनों ने अपने घर जाकर शादी की बात करने का फैसला किया। अब दोनों अपने घर जाकर अपने माता पिता से बात करने लगे एक दूसरे से शादी के बारे में। माता पिता ने भी कहा कि पहले हम लड़के को देखेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। सुनीता मान गई। उसने राजेश को अगले दिन अपने घर बुला लिया। माता पिता ने राजेश को देखा, उससे बातचीत की और वह समझ गए कि राजेश किस तरह का लड़का है। तब तो उन्होंने राजेश से कुछ नहीं कहा, आराम से उसे घर जाने दिया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि लड़का कैसा है। वह लड़का उनकी बेटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। माता पिता ने कहा कि बेटा, तुमसे ज़्यादा हम घर से बाहर निकले हैं, इंसान की नज़रों को देखकर बता सकते हैं कि इंसान कैसा है। इसलिए हमने उसे घर बुलाया था ताकि हम उससे बातचीत कर सकें, उसकी सोच समझ सकें और जान सकें कि वह लड़का कैसा है। कम से कम सूरत ना अच्छी हो, इंसान की सीरत तो अच्छी हो। अगर ऐसा हो कि उसकी खाली सूरत अच्छी हो, सीरत अच्छी ना हो, तो हम क्या करेंगे पूरी ज़िंदगी। तुम्हें उसके साथ रहना है। हमें लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। देखने में सुंदर है, ऐसा नहीं है कि उसकी सुंदरता में कोई कमी है या फिर वह देखने में अच्छा नहीं, लेकिन उसकी आदत बहुत बेकार है। वह एक नंबर का लालची इंसान है और समय आने पर वह तुम्हें भी धोखा दे सकता है। मुझे तो लगता है वह तुमसे शादी भी पैसों के लिए ही कर रहा है, इसलिए हमारी सलाह है कि तुम उससे शादी ना करो। लेकिन सुनीता नहीं मानी, अपने माता पिता से बहस करने लगी। तब तो उन लोगों ने सुनीता से कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप जाकर आराम करने के लिए कहा। सुनीता अपने कमरे में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसके माता पिता दोनों ने 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं कहा। सुनीता शांत रही। उसके बाद फिर से उसने राजेश से शादी करने की जिद की। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उससे कहा, पहले तो तुम हमारी किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करती थी, लेकिन आज उस लड़के के लिए हमारी बात को काट रही हो, ऊपर से तेज आवाज़ में भी बात कर रही हो। ऐसा क्या कर दिया है उस लड़के ने सुनीता, तुम पर तो मानो भूत सवार था। वह राजेश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उसने अपने माता पिता को उल्टी सीधी बातें सुना दी और कहा कि शादी करूंगी तो खाली राजेश से, वरना किसी से नहीं करूंगी। और सुनीता ने राजेश के साथ भागकर शादी कर ली। शादी करने के बाद वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए आई। जब माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी ने भागकर राजेश से शादी कर ली है तो उनके ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। शादी तो हो गई थी, पर उन्होंने शादी को मानने से मना कर दिया और कहा कि हम यह शादी नहीं मानते और ना ही हम लोग इस लड़के को अपना दामाद मानते हैं। तुमने जिस दिन इस घर की दहलीज को लांग कर इससे शादी की थी हमारे लिए, तो तुम मानो उसी दिन ही मर गई थी। तो दोबारा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हमारे घर में वापस मत आना।
जो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जिससे तुमने शादी की है उसके साथ रहो। लेकिन आज के बाद सोच लेना कि तुम्हारे माता पिता मर गए हैं और तुम्हारा भाई भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा सिर्फ यही लड़का है और इसका परिवार है। तो अब निकल जाओ तुम हमारे इस घर से इस लड़के को लेकर, और दोबारा यहाँ आने की भूल कर भी कोशिश मत करना। दोनों के दिल पर बहुत ज़ोर तो पड़ रहा था, क्योंकि वह उनकी बहुत प्यारी लड़की थी। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अब तो वह घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वह अपने घर आ गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों सुनीता के इस हरकत पर बहुत रोए और अपना जीवन वापस से ऐसे जीने लगे। समाज में उनकी जितनी शक्ति थी, मानो सब छूमंतर होती जा रही थी। वह कभी भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते या फिर किसी से कुछ कहते तो कोई भी इंसान उनका मुंह यूं ही बंद कर देता था। अपनी बेटी तो तुमसे संभाली नहीं गई है, दूसरों की बात बनाने लगे। ज्ञान भी उस इंसान को देना चाहिए जो ज्ञान देने लायक हो। अगर इतने ज्ञानी थे तो अपनी बेटी को ज्ञान क्यों नहीं दिया। उसने तो समाज में तुम्हारी नाक कटवा दी। अपनी मर्जी से घर से भाग करके शादी की है। मर्जी से शादी करती तो भी समझ आता। घर से भाग गई और उस लड़के के साथ पता नहीं कैसी परवरिश की थी। आपने उसकी इसी तरह की बातें सुनने को उन्हें मिला करती थी, जिससे अब उन लोगों ने घर से ज़्यादा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। और उधर सुनीता अपने ससुराल में अपना जीवन आराम से जी रही थी, क्योंकि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उसके सास ससुर पति ननद पूरा परिवार उसकी सारी सेवा करता था, मानो उससे कोई काम नहीं कराते थे। क्योंकि राजेश को लगा कि हम लोगों ने अभी अभी भागकर शादी की है, इसलिए इसके मम्मी पापा शादी के लिए नहीं माने। लेकिन कुछ समय बाद में सारी बातें भूल जाएंगे और हमें अपना लेंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टी भी इसके नाम हो जाएगी और कुछ समय बाद मैं इसे अपने नाम करा लूँगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। यह सोचकर वह लोग उसकी खूब खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन जब शादी के 2 महीने बाद दोबारा अपने माता पिता से मिलने की कोशिश की, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारी बातें सुनाई और उससे कहा, क्यों हमारा जीना दुश्वार कर रही है। एक तो तू घर से भाग ही गई है, तो अब रह अपनी जिंदगी में खुश। हमारी जिंदगी क्यों खराब करने पर तुली हुई है तू। जब तुझे मना किया था कि यह लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तो तूने हमारी एक बात नहीं सुनी। लेकिन अब चाहती है कि तुझे माँ बाप और यह लड़का दोनों मिले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। समाज में तो तूने हमें रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। तेरे पापा सिर उठाकर चल नहीं सकते। जहाँ सब लोग उनकी इज्जत किया करते थे, आज वही लोग उन्हें ताने देकर चले जाते हैं। अच्छा होगा तू हमारी नज़रों के सामने से चली जाए इस लड़के के साथ, और दोबारा अपनी यह शक्ल हमें मत दिखाना, समझी। और उन लोगों ने ऐसा कहकर उसे घर से फिर से निकाल दिया। लेकिन इस बार राजेश समझ चुका था कि अब सुनीता के माता पिता इसे माफ़ नहीं करने वाले, और घर आने के बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। अब हमें नहीं लगता कि इसके माता पिता कुछ भी देंगे और इसे अपनाएंगे। मैंने तो अपने पैरों पर मानो खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इतना अच्छी अच्छी लड़कियां के रिश्ते आ रहे थे, कम से कम दहेज तो मिलता। लेकिन मैं तो इसके पैसों के पीछे मर गया ना। ना ही दहेज मिला, ना ही जमीन जायदाद, सब कुछ अपनी जेब से और लगा दिया इसके पीछे। अब क्या करें। धीरे धीरे पूरे परिवार के रंग बदलने लगे। जो उसे प्लेट में बैठकर सारी चीज़ें दिया करते थे, अब उसे नौकरानी की तरह सारा काम कराते थे। छोटे से छोटा काम उससे कराते। अगर एक चम्मच भी रखनी होती तो उसके लिए भी उसे आवाज़ देकर बुलाया करते थे। घर के सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सारे काम उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन वह फिर भी सारे काम खुशी खुशी कर रही थी, क्योंकि जब इतना करने के बाद भी उन्हें नहीं लगा कि यह घर छोड़ जाएगी, तो उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे भी करके अब इसे पीछा तो छुड़ाना ही होगा, वरना मेरी दूसरी शादी कैसे होगी माँ, और दहेज के पैसे कैसे मिलेंगे। और राजेश ने सुनीता पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन तो राजेश का ऐसे ही चलता रहा। फिर राजेश की माँ ने सुनीता पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे परिवार के सब जन सुनीता को पीटने लगे। जिसका भी मन करता वह उसी में बजा कर चला जाता। माना सुनीता तो जैसे मंदिर का घंटा बन चुकी थी।
जिसका मन करता वही बजाकर चला जाता। और अब सुनीता को पीट कर सब चले गए तो सुनीता बैठकर सोच रही थी। तभी उसने राजेश और उसकी माँ की बात सुनी कि वह तो उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। यह सुनकर तो मानो सुनीता के पैरों तले जमीन निकल गई कि मैंने तो इन्हें अपना परिवार माना था और मुझे ही यह मारना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा सही कहते थे कि लड़का मुझे नहीं मेरे जमीन जायदाद से प्यार करता था। और दूसरी तरफ वह अपने दोस्त को याद करके रोने लगी, क्योंकि उसका दोस्त हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन जब से उसने भागकर शादी की थी वह अपने दोस्त से मिल भी नहीं सकी थी। और उसे तो पता भी नहीं था कि सुनीता ने शादी कर ली है। सब लोग यह सोच चुके थे कि सुनीता को कैसे मारना है। एक दिन किसी बात का बहाना लेकर उन सब ने सुनीता को बहुत पीटा। इतना पीटा कि उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो गई। लेकिन उन्हें लगा कि यह मर गई है और उसे ले जाकर उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन सुनीता की सांसें चल रही थी। जब वे उसे उस डिब्बे में फेंक रहे थे तो वहीं खड़ा एक आदमी गाड़ी के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। अब वह सुनीता को डब्बे में फेंक कर चले गए। उधर सुनीता का दोस्त सुनीता को इधर उधर ढूंढ रहा था, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद से सुनीता से वह नहीं मिला था। उसने घर जाकर भी पूछने की कोशिश की, लेकिन घर से कोई संतुष्टि वाला जवाब उसे नहीं मिला। तो वह सुनीता को खोज रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुनीता तो जैसे मानो गायब ही हो गई। उसके गायब होने से उसके परिवार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके माता पिता तो उसे बहुत प्यार करते थे, वह तो उसे जरा भी दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन अगर आज उन्हें उसका पता नहीं है तो वह इतनी शांति से कैसे बैठे हैं। इन सब बातों को सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने सामने से कुछ लोगों को जाते हुए देखा। वह कचरे के डब्बे में किसी को डाल रहे थे। गाड़ी से उतरकर वह छुपकर देखने लगा कि यह लोग किसको डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वह एक लड़की को कचरे के डब्बे में डालकर जा रहे थे। उसे जाने के बाद वह भागकर उस डब्बे के पास आया। उसने हाथ पकड़कर देखा तो नब्ज चल रही थी। डब्बे से जैसे ही उसने उस लड़की को बाहर निकाला तो वह देखकर चौंक गया कि यह तो सुनीता है। इसकी हालत यह कैसे हुई। उसने जल्दी से उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। अस्पताल में उसने उसका इलाज कराया। कई महीनों उसका इलाज चला और सुनीता अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। सुनीता के दोस्त ने उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बहुत जिद करने पर सुनीता ने उसे बताया कि उसने राजेश से भागकर शादी कर ली थी। इतना सुनने के बाद तो उसके दोस्त को मानो अटैक ही पड़ गया। वह बार बार कहने लगा, उस बैक बेंचर से, उस राजेश से जो पढ़ने में फिसड्डी था। तुम्हारे दिमाग पर पत्थर पड़ा था क्या, जो तुमने उस इंसान से शादी की, या फिर तुम पागल हो गई थी क्या सुनीता। फिर सुनीता ने उसे समझाया और धीरे धीरे अपनी सारी बात बताई। बात सुनने के बाद तो उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आया। मानो राजेश उसके सामने होता तो वह उसका खून ही कर देता। लेकिन सुनीता ने फैसला किया कि वह बदला तो लेगी, लेकिन सही समय आने पर। सुनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके फ्रेंड ने भी उसका साथ दिया सुनीता को जज बनने में, और सुनीता जज बन गई। वह जिस कोर्ट में जज थी उसी कोर्ट के बाहर एक आदमी मूंगफली बेच रहा था। सर्दी का समय था। वह सबको आवाज़ दे देकर रोक रहा था और कह रहा था, मूंगफली ले लो साहब, सर्दियों का समय है, गरम गरम मूंगफली है, बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। और वैसे भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मूंगफली ले लोगे तो मैं कुछ खरीद कर खा सकता हूँ। कोई कहता कुछ नहीं खाया है तो इन्हीं मूंगफलियों को खा लेना। इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। वह कहने लगा, मूंगफलियाँ मूंगफली की भूख मिटा सकती हैं साहब, रोटी की नहीं। मैंने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मूंगफलियाँ खरीद दो तो मैं कुछ लाकर खा सकता हूँ। वह सबसे कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक से सामने से गाड़ी आई। भागकर जाकर उसने ड्राइवर के शीशे को पीटना शुरू कर दिया और बोला, ड्राइवर साहब मूंगफली खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो ड्राइवर ने अपनी मैडम की तरफ देखा और उसने शीशा नीचे किया। झट से राजेश पीछे की तरफ गया, मूंगफलियां निकाल कर उसे देने लगा। जैसे ही राजेश ने उसका चेहरा देखा तो वह एकदम से चौंक गया और उसके हाथ से मूंगफली नीचे गिर गई। गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, उसी की पत्नी बैठी हुई थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले मार दिया था। लेकिन आज
वह एक जज की गाड़ी में बैठी हुई थी, काला कोट पहनकर। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह इंसान है या भूत। वह वहां से ऐसे भागा मानो उसने तो अपनी पत्नी के भूत ही समझ लिया था। घर जाकर उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। आज तो मैंने सुनीता के भूत को गाड़ी में बैठे देखा। वह मेरे सामने थी। वह हम लोगों से बदला लेने के लिए आई है पापा। वह अब नहीं छोड़ेगी, हमें मार डालेगी। उसके माता पिता कहने लगे, हो सकता है वह सुनीता ना हो, उसकी कोई हमशक्ल हो जिसे देखने में तुझे गलतफहमी हो गई हो। कल हम तेरे साथ चलेंगे और हम देखेंगी कि वह सुनीता है या फिर उसकी कोई हमशक्ल। अगली सुबह वो लोग उसको साथ ले गए। वह इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन सुनीता नहीं आई, क्योंकि उस दिन कोर्ट की छुट्टी थी और सुनीता एक जज थी। बिना कोर्ट खुले वह वहां करती भी क्या। फिर जब अगले दिन राजेश और उसके माता पिता कोर्ट के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही सुनीता को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो वह भी डर गए। भूत भूत करते हुए पुलिस की तरफ भागे। कोर्ट के बाहर पुलिस स्टेशन था। वह भूत भूत करते हुए उस स्टेशन में घुस गए। पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद इंस्पेक्टर से कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब बचा लो, हमें बचा लो, मार डालेगी वरना वह हमें, हमारा खून पी जाएगी। चुड़ैल है चुड़ैल, जीते जी तो हमें चैन से नहीं रहने दिया, मरने के बाद भी भूत बनकर आई है हमें मारने के लिए। इंस्पेक्टर साहब बचा लो हमें, नहीं तो वह हमें मार डालेगी। तभी सुनीता उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे लोग बुरी बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे थे। तभी इंस्पेक्टर बोला, पहले तो बिल्कुल चुप हो जाओ और दोबारा से मुंह से आवाज ना निकल जाए। कौन है भूत, कहाँ है भूत? वह बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोले, बाहर है भूत और वह हमें मार डालेगी। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया था जिसका बदला लेने वह आई है। इंस्पेक्टर साहब पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा बंद कर दो वरना वह हमें मार देगी। इंस्पेक्टर ने पहले तो दरवाज़ा बंद किया, उन्हें शांत किया। जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो सुनीता सामने की तरफ से चली आ रही थी। वह फिर से चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते बोले, हमने अपनी बहू को मार डाला था, इसका भूत है जो हमें मारने आया है। हमने उसे पीट पीट कर मार डाला, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी, वह भी हमें मार डालेगी। डर के मारे उनके मुंह से सारी सच्चाई निकल गई। इंस्पेक्टर सुनते ही चौंक गया और बोला, क्या कह रहे हो तुमने अपनी बहू को मार डाला? तब बोले, हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बहू को मार डाला, इसकी पत्नी को। इसने भी अपनी पत्नी को नहीं बचाया। हम तीनों ने मिलकर, हमारे पूरे परिवार ने मिलकर उसे मार डाला। अब भूत बनकर आई है वह अपना बदला लेने। हमें अभी नहीं मरना इंस्पेक्टर साहब। सब इंस्पेक्टर साहब बोला, पूरी बात बताओ शुरू से। उन्होंने बात बताना शुरू कर दिया। तभी दरवाज़ा लॉक हुआ। इंस्पेक्टर ने गेट खुलवाया। बाहर से सुनीता अंदर आई। सुनीता को देखकर इंस्पेक्टर के पीछे छुपता तो कोई टेबल के नीचे। पहले तो इंस्पेक्टर ने उन्हें शांत कराया और ले जाकर जेल में डाल दिया कि यह तीनों क्रिमिनल हैं, उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। और फिर सुनीता से बोले, बताइए जज साहब, आप यहाँ कैसे? तभी वह तीनों अंदर से बोले, इंस्पेक्टर साहब, क्या आप भूत को देख पा रहे हैं? यही तो है हमारी बहू जो हमें मारने आई है। सालों बाद वापस आया है इसका भूत हमें मारने। इंस्पेक्टर भी उनकी बात सुनकर चौंक गया और सुनीता की तरफ देखता हुआ बोला, क्या यह सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप हमें एक मौका दीजिए, बस एक कंप्लेंट कर दीजिए आप, क्योंकि बिना लिखित सुनवाई के हम भी कुछ नहीं कर सकते मैडम। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि यह कैसे बाहर आते हैं। अपनी बची कुची सारी जिंदगी चक्की पीसेंगे। सुनीता कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही और अपनी सास ससुर और पति की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू थे। तभी उसके सास ससुर और पति रोने और उसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगे, अगर तुम भूत नहीं हो इंसान हो तो हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमारी कंप्लेंट मत करना, हमें जेल में नहीं मरना है, तुम तो इतनी अच्छी हो ना, साफ दिल की हो, हमें माफ़ कर दो, हमें जेल नहीं जाना। और सुनीता से विनती करने लगे, उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। सुनीता की आंख से आंसू टपकने लगे और वह उनकी तरफ देखे जा रही थी, जैसे मानो सुनीता को उन पर बहुत दया आ रही हो। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले, मैडम आप इन शैतानों की बातों में मत आओ, अगर इन्होंने जैसा कहा है इन्होंने वैसा ही किया आपके साथ तो यह बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, हो सकता है यह अभी भी आपको झूठ बोल रहे हो।
बहला फुसला रहे हो। जो एक बार जानलेवा हमला कर सकता है, क्या भरोसा वह दोबारा आपको छोड़ देगा। मैडम, मेरे कहने पर बस आप एक बार कंप्लेंट कर दें, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। सुनीता कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप चली गई। तभी उसके सास ससुर बोले, देखो हमारी बहू है, आखिर अपने पति और सास ससुर को जेल में कैसे गिर सकती है। यह छोड़ो, खोलो इस जेल का ताला और छोड़ो हमें, हथकड़ियाँ भी खोल दो, हाथ दुखने लगे हैं। पहले पता होता कि हमारी बहू है, कोई भूत नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब तो आपने खुद से देख लिया ना कि हमारी बहू हमसे कितना प्यार करती है, किसी भी कीमत पर हमें जेल नहीं जाने देगी। अपने पति को तो वह देवता समझती है। देवता, इस पर तो किसी भी तरीके से मुसीबत पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और अब तुम लोग देखना कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। उसके पति देव को तुम जेल में बंद करके रखा था। ऐसे करके वह मुस्कुराने लगे और इंस्पेक्टर पर हंसने लगे। इंस्पेक्टर भी मुंह नीचे करके जेल का लॉक खोलने लगा, क्योंकि सुनीता ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी और बिना कंप्लेंट के वह कर भी क्या सकते थे। तभी सुनीता वापस आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से यह थोड़ी ना कहा था कि आप इनको छोड़ दें। मैं तो अपने केस की सुनवाई के लिए गई थी। आपको तो पता है कि मैं जज हूँ, मेरा समय कितना कीमती है। मेरे एक फैसले से किसी पर गुनाह को भी सज़ा मिल सकती है और कोई गुनहगार आज़ादी से घूम सकता है। मेरा समय कितना कीमती है, इन लोगों का क्या है, यह तो खाली इंसान है। घर पर भी 4 रोटियां तोड़ते हैं और यहाँ पर भी थोड़ी देर रुक गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी, मुझे जाना था, इसलिए मैं चली गई। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे। मुझे उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, दीजिए इनके खिलाफ कंप्लेंट। मैं कंप्लेंट दर्ज कराती हूँ। और रही बात जुर्म की, तो यह लोग अपने मुंह से वह सब कबूल कर चुके हैं कि इन्होंने मुझ पर कितने अत्याचार किए हैं, और ऊपर से लास्ट में जान से मारने की कोशिश भी। अगर मेरा दोस्त सही समय पर ना पहुंचता तो मैं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती। वह लोग जेल से हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन इस बार सुनीता इमोशनल फूल नहीं बनी। उसने उनके खिलाफ कंप्लेंट की और उन्हें उनके किए की सज़ा मिली। आज सुनीता गर्व से अपना जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।